ठीक है, चलो बैठ। कहाँ पे किया था मैंने? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस में देखे होगे तुम कि अगर हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस में क्या देखा था कि हमारे पास अगर ZmP मास ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है कितना Z प्लस A माइनस Z ऑफ Mn, तो इससे क्या बनता था, एक न्यूक्लियस तो बनता था प्लस एनर्जी रिलीज होता था, एनर्जी रिलीज होता था, रिलीज एनर्जी रिलीज होता था, यही था, इतनी ही बात था इसमें। ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है, ठीक है, ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है, ठीक है, इस एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे निकालेंगे उसको। इसमें अब आगे लिखो, तुमको मास डिफेक्ट लिखो, मास डिफेक्ट डेल्टा एन, मास डिफेक्ट डेल्टा एन, ठीक है, मास डिफेक्ट डेल्टा एन। क्या है भाई मास डिफेक्ट? तो देखो ये मैच किया गया कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट sum of protons and sum of protons and neutrons, ठीक है ना, इट इज ऑब्जर्व दैट, ऐसे लिखो, मास ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ न्यूक्लियस। ये कैसे हुआ भाई? तो सीधी बात है कि यहीं पे कंफर्म हो गया कि मास डिफेक्ट है, मास में कमी है, कहीं ना कहीं मास गायब हुआ है, मास कहीं और जगह चला गया है। न्यूक्लियस के मास को क्या लिखा मैंने कि मान के चलो अगर हमारे पास क्या कहते हैं, एक प्रोटॉन का मास है हमारे पास 0.0001, ठीक है, इजी वे में लिखो, पहले याद है, ठीक है। देखो कि किसी प्रोटॉन का प्लस न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस, ठीक है। अगर प्रोटॉन का मास हमारे पास इस तरीके से दे रखा है, मान के चलो कि यहां पे इसका मास दे रखा है हमारे पास 0.02 AMU और इसका मास दे रखा है हमारे पास 0.025 AMU, ठीक है ना, ऐसे करके। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए भाई? 0.045 AMU आना चाहिए इन सब का मास लेकर के। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, कुछ मास घटा हुआ रहता है। मान के चलो कि इसमें मास आ गया हमारे पास 0.44, ऐसा आ गया, तो बचा हुआ मास कहाँ गया है इसमें? रेस्ट मास कहाँ गया? रेस्ट मास का मतलब 0.001 AMU मास कहाँ गया? ये मास गया कहाँ? इसी को मास डिफेक्ट कहते हैं, यही तो हुआ मास डिफेक्ट इसका। ये इसके लिए क्या हो गया? मास डिफेक्ट। हाँ, बात यहां से समझ में आ जाता है हमारे पास कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास? मास डिफेक्ट है। ठीक है, मास डिफेक्ट आया, बात समझ में? क्या कहा? मान के चलो कि हमारे पास 4 किलो मैंगो है प्लस 5 किलो एप्पल है, और सबको मिला करके 9 केजी फ्रूट होना चाहिए कि नहीं? लेकिन है नहीं 9 किलो, ये है हमारे पास कितना है? 8.5 केजी फ्रूट। तो कितना मास डिक्रीज हो गया इसमें? 0.5 केजी कहाँ गया वो?
तो इसको लिखते हैं मास डिफेक्ट डेल्टा एम। है बात यहां से समझ में आया होगा कि मास डिफेक्ट का मीनिंग क्या है। ठीक है, चलो तो लिखे, अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं मास डिफेक्ट का। तो इसको मिटा रहे, मिटा दे इसको। तो देखो यहां पे, यहां देखो, यहां देखो, मास डिफेक्ट डेल्टा एम, मास डिफेक्ट जो होगा वो हो जाएगा टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको माइनस करना है हमको किस में से, मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है, एम एक्स। ये देख लीजिए भाई, ऐसे है तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हो गया ये। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दो, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग मास डिफेक्ट। ये क्या है हमारे पास, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या है, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये है मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। सीधी आप बात समझ में आ गया होगा इसको। आगे सारे क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे तुम लोग, बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आगे चल के जो भी निकालोगे, आपको इक्वेशन से ये बात लिखना पड़ेगा जहां से आप मास डिफेक्ट निकाल पाओगे। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, पहले इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, लिखो दिस मास डिफेक्ट इज अपियर्ड, लिखना दिस मास डिफेक्ट इज अपियर्ड, this mass defect is appeared as the energy released, energy released, energy released। ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियस फॉर्मेशन। न्यूक्लियस फॉर्मेशन कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से तुम लिखते हो कि एनर्जी रिलीज, दरअसल मास कन्वर्ट हो गया है एनर्जी में, लिखेंगे दिस मास डिफेक्ट इज अपीयर्ड एज द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियस फॉर्मेशन एंड द calculation of this mass defect is by Albert Einstein's energy mass equivalence, energy mass equivalence, equivalence। ठीक है, कहने का मतलब है कि क्या है, E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, यही है। अब यहां से आया है आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन E इक्वल्स डेल्टा एम सी स्क्वायर। आप इसको अलग अलग करके इसको डायरेक्टली तुम लिख सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा मास सी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है, आप E लिखिए या डेल्टा या फिर BE लिखिए, इसको एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या हुआ, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट निकलेगा कहां से, यहां से। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े इसमें। तो देखो भाई एग्जाम्पल देखो यहां से कैसे कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को याद रख लेना, क्वेश्चन करने में आसानी रहेगा। देखो एग्जाम्पल देखो यहां पे। ठीक है, एग्जाम्पल लेट 1 AMU मास डिफेक्ट। अगर 1 AMU मास डिफेक्ट है, देन एनर्जी रिलीज कितना होगा, देन
एनर्जी रिलीज्ड ठीक है, देन एनर्जी रिलीज्ड कितना हो जाएगा, बोलो एनर्जी रिलीज कितना हो जाएगा। तो लिखेंगे E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं मैं। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 1 AMU, 1 AMU। लाइट की स्पीड कितनी है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको जब सॉल्व करोगे तो किस में आने वाला है, जूल में। ध्यान से देखना 1 AMU को क्या लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 27 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 8 का होल स्क्वायर। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने के लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 से। तो यहां से जो एनर्जी की वैल्यू आएगी ये आएगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी केयरफुल, इसको याद कर लेना सभी, अभी क्वेश्चन में काम आएगा। वहां पे जब निकालोगे ना तो इतनी वैल्यू पुट करने में हालत खराब हो जाएगा तुम लोगों का। तो याद रखना अगर AMU 1 AMU मास डिफेक्ट हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है मास डिफेक्ट, तो उस केस में एनर्जी कितना रिलीज होगा, इतना एनर्जी के एक शहर को तबाह किया जा सकता है। जरा सोचो 1 AMU में मास की वैल्यू होती कितनी है 10 का पावर माइनस 27, कितना कम है ये। लेकिन जब डिस्ट्रॉय होता है आइंस्टाइन के, इसलिए एटम बम का कॉन्सेप्ट क्या है, यही ना है। क्या हो गया, डिस्ट्रॉय कैसे हो गया। अगर आप किसी चीज के न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है आप पूरे मास को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ते आ रहे थे कि मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आदमी का वेट बदलता है, जैसे धरती पे किसी का वेट है 70 केजी, तो मून पे चला जाएगा तो हो गया उसका 10 केजी, 60 केजी, 15 केजी, ऐसे। तो वेट तो बदल गया, लेकिन मेरा मास जो अभी यहाँ पर है, मान के चलो मेरा मास है 5 केजी, वो 5 केजी मंगल ग्रह पर भी है, जुपिटर पे भी है, प्लूटो पे भी है, मून पे भी है, यूनिवर्स के हर कोने पे है। इसलिए कहते थे 9th में 11th में या बच्चों सबको कहते थे कि मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। लेकिन मास जब भी डिस्ट्रॉयड होगा तो देख लो कितना भया कयामत आता है, कितना विध्वंसकारी होता है, कितना विनाशकारी होता है। ठीक है, तो मास डिस्ट्रॉय करना बड़ी मुश्किल वाला बात है। आप डिस्ट्रॉय करिएगा तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाइएगा। ठीक है, या तो डिस्ट्रॉय करिए या किसी भी दो न्यूक्लियन को साथ में भी लाइएगा तो इससे भी 10 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसलिए आगे चल के न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन जैसे शब्द बने हैं, आगे हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो समझो एक AMU मास अगर डिस्ट्रॉयड हुआ है या मास डिफेक्ट है तो उसकी कितनी एनर्जी निकलेगी 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, तो चलो एक क्वेश्चन इस पे करके दिखाते हैं हम। चलो बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन तुमको पूछा हुआ है। अब बात नहीं कर, मिटा दे इन सबको, याद रखेगा मास डिफेक्ट कैसे निकालना। चलो देखो क्वेश्चन देखो और इसको मेरे साथ सॉल्व करने का कोशिश। सबसे आसान क्वेश्चन न्यूक्लियस में यही क्वेश्चन है, बहुत आसान है। दिखने में लगेगा कि लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल डेल्टा MC स्क्वायर लगा दोगे E इक्वल्स MC स्क्वायर, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। लिखो कैलकुलेटिंग द बाइंडिंग एनर्जी लिखो यहां पे कैलकुलेटिंग द बाइंडिंग एनर्जी calculating the binding energy of an alpha particle
alpha particle in mega electron volt given mass of proton is equals to 1.007825 AMU. Mass of neutron 1.008665 AMU. Mass of helium nucleus is equals to 4.002800 AMU. 1 AMU का 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। चलो रे कैलकुलेट करो इसको, बात नहीं करेगा अब। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी निकालो, इसमें कैसे निकालोगे? अब तुम लोगों को सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, करो इसको कैलकुलेट, बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे? कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग? हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो पहले तो ऐसे निकाल लो, इसमें मास डिफेक्ट जेड एम पी कितना हो जाएगा? 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो 2 इंटू 1.007825 कितना एम यू निकला, जरा इसको मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1.008665 कितना आया ये? 0। ठीक है, 16 के 6 1 14 के 15 के 5 0.2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है, 0 1 12 एक तरह के 3 हाथ में 1 12 एक तरह के 3 हाथ में 1 16 17 0.2। ठीक है, इतना ए एम यू मास हुआ इसका, और इसका इतना ए एम यू मास हुआ। ठीक है, और मास ऑफ न्यूक्लियस कितना दे रखा है? मास ऑफ न्यूक्लियस है ये। तो पहले इस दोनों का टोटल मास डिफेक्ट निकाल लो। मास डिफेक्ट कितना हो जाएगा? Z ऑफ एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस ऑफ मास ऑफ हीलियम। तो ये कितना हो जाएगा? 2.015650 प्लस 2.017330 माइनस 4.002800 AMU। ऐड करो इसको, कितना आ जाएगा? ठीक है, तो कितना हुआ ये? 0 8 9 12 के 2 1 3 पॉइंट सॉरी 0.4। ठीक है, इतना ज़्यादा आ गया। ये आ गया क्या? डेल्टा एम माइनस ऑफ 4.002800। सब्ट्रैक्ट करो इसको, कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करो 4.032980
4.00280, ये आ जाएगा 801030.0। तो डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी 0.03018 इतना मास डिफेक्ट आया इसमें, जो कि बहुत कम है। अब लेकिन इसका एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो जाएगा। देखो जरा कितना होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू 0.03018 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम लोग। इसको कैल्शियम वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसमें। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कैल्शियम 4020 गिवन मास ऑफ, इस कैल्शियम का मास दे रखा है 39.962589 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.008665 AMU। मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.007825 AMU। निकालो भाई इसको, जल्दी से समझ में आ जाएगा हमारे पास। पहले तो निकालो टोटल मास ऑफ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 40 माइनस 20, कितना आया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया 20। तो जेड एम पी कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू एक प्रोटॉन का मास 1.007825। ठीक है, और ए माइनस जेड एम एन, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 1.008665। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 20.1565 AMU। इसकी वैल्यू हो जाएगी 8665 20.1733 AMU। तो मास डिफेक्ट निकाल लो यहाँ से, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस ऑफ मास ऑफ कैल्शियम, यू कैन राइट मास ऑफ कैल्शियम का न्यूक्लियस। तो ये हो जाएगा 20.1565 प्लस 20.1733 माइनस ऑफ ये कितना है 39.962589 AMU। ठीक है, ये दोनों वैल्यू को ऐड कर दो इसमें, प्लस 20.1565, that will be 40.3298 minus 39.9625 89 AMU। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसमें से आएगा 39.962589, ये हो जाएगा 0.367211 AMU।
ठीक है। अब सिमिलरली 930 और मल्टीप्लाई कर लो, टोटल मास डिफेक्ट यहाँ पे आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 0.367211 इंटू 931। मल्टीप्लाई कर लो इसको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 931 दैट विल बी द 341.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी या फिर एनर्जी रिलीज्ड। हाँ, इसमें एक टॉपिक और है, यहाँ पर लिख लो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, पर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, लिखो इसमें, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर, per unit mass number is called binding energy per nucleons, पर न्यूक्लियन। तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जो होते हैं वो होता है टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लिखना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस इज बेटर क्राइटेरिया, better criteria to check the stability, to check the stability of nucleus। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे कैसे हुआ है, दो, कंसिडर टू एलिमेंट, लेट अस कंसिडर टू न्यूक्लियर, टू न्यूक्लियाई, एक है आयरन 56 एंड दूसरा है बिस्मथ 492.8। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयरन है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट इसको लिखो,
ठीक है, 209, 209। इसका बाइंडिंग एनर्जी है 492.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बिस्मथ है 1640 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो, इट seems that bismuth is more stable iron than iron, but ठीक है ना, अगर एक एक न्यूक्लियन निकालने की बात आएगी तो दोनों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल दो। आयरन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना आ जाएगा, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना है 492.8, और इसका मास नंबर है 56। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जरा इसको कैलकुलेट कर लो तो 492.8 डिवाइडेड बाई 56, ये आ गया 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो भाई, आयरन से एक न्यूक्लियन निकालने के लिए पर न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। वही बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियंस ऑफ बिस्मथ इज इक्वल टू 1640, 1640 डिवाइडेड बाई इसका कितना है 209, 209, ये कितना आएगा डिवाइडेड बाई 209 इज इक्वल्स टू 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आयरन ज़्यादा स्टेबल है, और ठीक है ना, hence it is proved that iron is more stable than, ठीक है, than bismuth, as बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ आयरन इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ बिस्मथ इज 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इससे पता चलता है कि आयरन मोर स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आयरन का होता है। सारे पीरियोडिक टेबल लिखेंगे इन ऑल एलिमेंट्स, नोट में लिख लेना, इन ऑल एलिमेंट्स न्यूक्लियस ऑफ आयरन इज मोर स्टेबल, न्यूक्लियस ऑफ आयरन इज मोर स्टेबल than any other nucleus of atom, any other nucleus of element सबसे ज्यादा स्टेबल तुमको आयरन ही रहेगा। हाँ, अदरवाइज लग रहा था कि बिस्मथ ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि बिस्मथ का बाइंडिंग एनर्जी कितना है 1640, 1640 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन आयरन का बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम दिखा रहा है। तो लोगों को देखने में लगता है कि बिस्मथ वाला जो एलिमेंट है इसका जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन जब पर न्यूक्लियस मतलब कि ऐसा पता चला कि न्यूक्लियस से कोई एक न्यूक्लियन निकालना, या तो प्रोटॉन एगो निकालो या तो न्यूट्रॉन एगो निकालो, उसमें कितनी एनर्जी चाहिए। तो इससे पता पड़ा कि बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर जब डिवाइड किए तो पता चला कि आयरन का ज़्यादा ताकत लगता है एक न्यूक्लियन निकालने में, बिस्मथ का कम एनर्जी लगता है, इसलिए आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो पूरे एलिमेंट में सबसे ज़्यादा स्टेबल कोई है तो आयरन है। आयरन को तुम लाखों साल छोड़ दोगे उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयरन वैसा ही रहेगा। यूरेनियम रखोगे टूट जाएगा,
खराब हो जाएगा। सारे एलिमेंट में से आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तुम इसका ग्राफ भी देखोगे तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व यहाँ देख लो, मैं बना देता हूँ इसको, मैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व लिख लो यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये है मास नंबर ए, मास नंबर ए, और ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट सब दिया गया है। ये देखो भाई, ऐसे बनाना है इसको, थोड़ा ध्यान से रखना। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ठीक है, कहीं पर ले लो 50, ठीक है, यहाँ पे ले लो 100, ठीक है, थोड़ा ब्लू पेन से भी बनाओ इसको। ठीक है, ध्यान से बनाओ। ये है हाइड्रोजन, ठीक है, लिख ले, ढंग से लिखना है इसको, H2, ये है H जिसका मास नंबर है 3, ठीक है, इसके बाद है हीलियम, इसके बाद है लिथियम, ठीक है, इसके बाद है नाइट्रोजन, उसके बाद है कार्बन 12, ठीक है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 8, ठीक है, ये है तुमको सल्फर 32, और ये है आयरन 56, आयरन 56, और 56 बिल्कुल देखोगे तो 50 के बाद यहाँ पे 56 है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास MC100, आयोडीन 127, 180, AN आ गया 197, यूरेनियम आ जाएगा यहाँ पे 238। ठीक है, ये है तुम्हारा मास नंबर। ठीक है, मास नंबर ए। 100, 150, 200, 150, 200, और ये आगे चला जाएगा 250। ठीक है, आगे कहाँ चला जाएगा, ए 250। ठीक है, चलो ग्राफ ड्रॉ करो इसका। इसका कुछ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कर लेना अब। ठीक है, चलो बंद कर दो, एक दिन और लगे, बंद कर दो, फिजन और फ्यूजन पढ़ा रहे हैं।